बात 90 की दशक की है। विराटपालेम गांव, जहां शादी के तुरंत बाद ही दुल्हन की मौत हो जाती है, जिससे वहां के लोग गांव को शापित मानने लगते हैं। पिछले 10 वर्षों से उस गांव में किसी की भी शादी नहीं हुई थी। एक कुंवारी लेडी कांस्टेबल ये सब जानते हुए भी अपनी शादी उस गांव में ही संपन्न कराती है, पर हर बार की तरह इस बार भी दुल्हन की हालत गंभीर हो जाती है। आखिर सब जानने के बाद भी उस लेडी कांस्टेबल ने ऐसा क्यों किया? इन सब के पीछे क्या रहस्य था? क्या गांव सच में शापित था? जानने के लिए देखते हैं विराटपालेम। विराटपालेम गांव, जहां एक युवती की शादी हो रही होती है, पर दुल्हन को देखकर नहीं लगता कि वो इस शादी से खुश है। बात करें दूल्हे की तो वो इतना खुश है कि वह उल्टा दुल्हन के घर वालों को दहेज देकर यह शादी कर रहा है। दुल्हन की रस्में की जाती है, तभी गांव के प्रेसिडेंट की कुंवारी बेटी ब्रह्मा दुल्हन के पास आकर बैठ जाती है। दरअसल वह गांव की हर शादी में इसी तरह दुल्हन के साथ बैठ जाती है और सभी मजाक से उसके साथ भी दुल्हन की रस्में करते हैं। यह सब उसे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद पिदमा आती है, जो कि गांव के किसी भी शुभ कार्य में सबसे आगे रहती है। पूरे रीति रिवाज से दुल्हन को नहलाना, उसे पूरे श्रृंगार के साथ तैयार कर मंडप पे लाना, यह सब उसका काम होता है, जिसके कारण गांव में सब उन्हें बहुत अधिक मानते हैं। शादी में गांव का ही एक संपन्न व्यक्ति नरसैया भी पहुंचता है, जो कि गांव का प्रेसिडेंट बनने का सपना देखता है। इसलिए वह वर्तमान प्रेसिडेंट से ईर्ष्या की भावना रखता है। दुल्हन को छोड़ बाकी सभी शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न करने में लगे होते हैं कि तभी दुल्हन की बुआ आकर दुल्हन के पिता से झगड़ा करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुमने पैसों के लालच में आकर मुझे बिना बताए तुम अपनी बेटी की शादी किसी और से भला कैसे कर सकते हो, जबकि तुम्हें पता है कि मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं यह शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। वहां मौजूद लोग दुल्हन की बुआ को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब शादी हो रही है तो हो जाने दो, कि तभी अचानक दुल्हन खून की उल्टी करने लगती है और कुछ देर बाद ही वह दम तोड़ देती है। यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और सभी को यही लगता है कि उसकी मर्जी के खिलाफ शादी होने के कारण उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के करीबन 10 साल के बाद ट्रांसफर के चलते एक कुंवारी लेडी कांस्टेबल मीना अपनी मां के साथ विराटपालेम गांव आती है। गांव से गुजरते वक्त सभी लोग मीना की तरफ घूर घूर के देख रहे होते हैं। वे वहां एक किराए के मकान में शिफ्ट होते हैं। वहां पहुंचने के बाद उनका मकान मालिक मीना से कहता है कि बेटी, मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है ना? क्या तुम इस गांव के बारे में जानने के बाद भी यहाँ आई हो? उनकी यह बात मीना को उलझन में डाल देती है। अगले दिन मीना पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है। उसी समय विष्णु नाम का एक आदमी पुलिस स्टेशन आकर सारे लोगों को अपनी शादी का कार्ड देने लगता है। हेड कांस्टेबल मीना को बताता है कि मीना, तुम इसी शख्स के जगह पर ट्रांसफर होकर यहाँ इस गांव में आई हो। मीना उसे शादी की बधाई देते हुए पूछती है कि क्या आपने सिर्फ अपनी शादी के लिए ट्रांसफर ले लिया? विष्णु कहता है, हाँ, शादी के लिए मैं ट्रांसफर लिया हूँ। शायद आपको इस गांव के बारे में कुछ मालूम नहीं है, और वैसे भी आप भी शादीशुदा नहीं हैं। अगर आपको भी शादी करनी होगी तो आप भी यहाँ से ट्रांसफर ले लेना। पिछले 10 सालों से इस गांव में एक भी शादी नहीं हुई है। मीना पूछती है, क्या शादी करना इस गांव में जुर्म है? वो कहता है कि जुर्म तो नहीं है, लेकिन गांव वालों का मानना है कि यह गांव श्रापित है। जो कोई भी यहाँ शादी करता है उसके अगले ही पल दुल्हन खून की उल्टी करके मर जाती है। थोड़ी देर बाद थाने में एसआई आता है, तो मीना उसके केबिन में जाती है और अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाती है। उसी वक्त एसआई के पास प्रेसिडेंट के बेटे का फोन आता है, जिसके बाद एसआई सामने का ही एक चाय वाला किट्टू, जो कि पुलिस की छोटी मोटी मदद करता है, मीना को उसके साथ प्रेसिडेंट के घर कैश हैंडल करने को भेज देता है। प्रेसिडेंट का बेटा किट्टू से मीना के बारे में पूछता है, ये कौन है? मीना उससे कहती है कि वो सब छोड़िए और क्या हुआ ये बताइए। प्रेसिडेंट का बेटा उससे कहता है कि मेरे पिताजी का कड़ा चोरी हो गया है, जो कि घर के मंदिर के पास रखा था। मीना मंदिर के पास देखकर आश्चर्य हो जाती है, क्योंकि बाकी वहां रखे सोने के जेवर जस के तस रखे हुए थे। मीना प्रेसिडेंट के बेटे से पूछती है कि यहाँ आपके पापा और आपके अलावा और कौन कौन रहता है? वह कहता है, 3 गांव वाले जो यहाँ काम करते हैं, और मेरी बहन ब्रह्मा रहती है। दोस्तों, ये ब्रह्मा वही है जिसका जिक्र हमने कहानी के शुरुआत में की थी। प्रेसिडेंट का बेटा कहता है कि आपको जो भी कुछ पूछना है मुझसे पूछिए,
मेरी बहन से आप बात नहीं कर सकती। इसके बाद भी मीना ब्रह्मा के कमरे में पहुंच जाती है, जहां सभी सामान बिखरे पड़े हुए होते हैं। ब्रह्मा मीना से कहती है कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे की, निकल जाओ यहाँ से। तभी उसका भाई मीना को कमरे से बाहर लेकर आता है और मीना पर जोर से चिल्लाता है कि मेरे मना करने के बाद भी तुम वहां क्यों गई, इस गांव में नई नहीं हो क्या। कि तभी किट्टू मीना के पास आकर उससे कहता है कि कड़ा किसने चुराया है उसका पता मुझे चल गया है। वह एक नौकर की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद प्रेसिडेंट का बेटा उसे मारने लगता है। उसी वक्त ब्रह्मा आती है और अपने भाई से कहती है कि भैया उसे मत मारो, वह कड़ा मेरे पास है। वैसे भी पिताजी अपनी फैमिली का ठीक से देखभाल तो नहीं कर पाते, ऐसे में वो इस सम्मान के लायक नहीं है। जिसके बाद प्रेसिडेंट का बेटा मीना से कहता है कि अब ये हमारे घर का मामला हो गया है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। वहां से निकलने के बाद मीना किट्टू से उस घर के बारे में पूछती है। किट्टू बताता है कि उस घर में जो समस्या होती है वो ब्रह्मा की वजह से होती है। उनके ऊपर कोई उंगली न उठे, इसलिए वो सारा इल्जाम नौकरों के ऊपर लगा देते हैं। इधर गांव का ही एक धनी आदमी नरसैया, जो कि गांव वालों को कर्जे देता था और जो कोई भी उसके पैसे नहीं लौटाता वो उसकी जमीन जायदाद हड़प लिया करता था। वह एक लकड़ी का कारखाना भी चलाता था। एक दिन उसके यहाँ काम करने वाला एक मजदूर रंगा से वह कहता है कि जब तक तुम इस गांव में रहोगे तब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी। क्यों न तुम अपनी सारी संपत्ति मुझे बेचकर किसी दूसरे गांव में शादी करके एक नए जीवन की शुरुआत करो। पर रंगा का पूरा बचपन इसी गांव में बीता रहता है। वह नरसैया को ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। रंगा गांव की ही एक प्रोस्टिट्यूट माली के साथ अक्सर हम बिस्तर हुआ करता है। एक दिन शराब के नशे में वह अपने दिल की बात उससे कहता है कि पिछले 10 साल से मैं ये मंगलसूत्र रखा हूँ, पर इस गांव के श्रापित होने की वजह से मैं शादी नहीं कर पा रहा हूँ और मैं ये गांव छोड़कर भी नहीं जाना चाहता। उधर मेरे मालिक की नजर मेरी संपत्ति के ऊपर है। माली उससे कहती है कि भला इस गांव में कौन सी लड़की तुमसे शादी करेगी। जिसके बाद रंगा माली के सामने शादी का प्रपोजल रखता है। पहले तो माली मना करती है, पर बाद में वह मान जाती है। जिसके तुरंत बाद ही वे दोनों शादी करने मंदिर पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही बहुत से लोग, मीना, उसकी माँ, प्रेसिडेंट और नरसैया वहां मौजूद होते हैं। और उन सब के सामने नशे की हालत में रंगा पुजारी से कहता है कि हमें आज ही इसी वक्त इसी मंदिर में शादी करनी है। प्रेसिडेंट और नरसैया रंगा के ऊपर बरस पड़ते हैं। वो कहते हैं कि रंगा, तुम नशे में ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें इस गांव के श्राप के बारे में पता नहीं है? अपनी शादी के चक्कर में तुम इस माली की जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो? और भला तुम एक प्रोस्टिट्यूट से शादी कैसे कर सकते हो? पर रंगा अपनी जिद पे अड़ा रहता है। नरसैया उससे कहता है यदि तुम्हें माली से ही शादी करनी है तो उसे दूसरे गांव ले जाकर शादी कर लो। तभी मीना कहती है कि जब दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हैं तो भला उन्हें रोकने वाले आप कौन होते हैं? तब गांव वाले कहते हैं कि हम उनके ही भलाई के लिए कह रहे हैं। पिछले 10 सालों में 7 दुल्हनों की मौत शादी के तुरंत बाद ही हो चुकी है। यदि वो शादी करते हैं तो माली की जान को खतरा हो सकता है। पर इन सब बातों को दरकिनार कर रंगा माली के गले में मंगलसूत्र पहनाकर उससे शादी कर लेता है। इसके बाद दोनों रंगा के घर आ जाते हैं। रात को सोते वक्त माली को गांव वालों की कही बात याद आने लगती है, जिससे वो घबराहट के कारण सो नहीं पाती। वह आधी रात पानी पीने मटके के पास जाती है, पर मटके में पानी नहीं होता। वह घर से बाहर निकलकर गांव वालों से पीने के लिए पानी की मांग करती है, पर डर की वजह से कोई उसे पानी नहीं देता। गांव वालों को लगता है कि कहीं उसका श्राप उन्हें ना लग जाए। आखिर में वो मीना के घर का दरवाजा खटखटाती है। मीना की माँ उसे अंदर आने देती है और पानी पिलाती है और उससे कहती है, तुम घबराओ नहीं, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक हमसे मांग लेना। माली उनसे पहनने के लिए एक पुरानी साड़ी मांगती है, पर मीना की माँ मीना के हाथों एक नई साड़ी शगुन के साथ उसे देती है। अगली सुबह माली नहाकर वह साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। तभी रंगा नींद से उठता है। वह माली को अपने घर देखकर चौंक जाता है और उससे कहता है, तुम यहाँ कैसे आई हो? तब माली उसे कल की पूरी कहानी बताती है। जिसके बाद रंगा तुरंत कपड़े एक पेटी में भरकर माली को लेके गांव छोड़कर जाने के लिए निकलता है कि अचानक रास्ते में ही माली खून की उल्टी करने लगती है। रंगा घबरा जाता है और देखते ही देखते वहां गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं, पर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता।
तभी मीना उसकी मदद के लिए आगे आती है। वह वहां मौजूद किट्टू, नरसैया और अन्य गांव वालों से विनती करती है कि माली को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके चलो, पर कोई भी आगे नहीं आता और आखिरकार माली दम तोड़ देती है। मीना माली की इस तरह मौत से गांव वालों पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारे अंधविश्वास के कारण आज एक लड़की ने सबके सामने अपना दम तोड़ दिया। पर श्राप का नाम लेकर सभी गांव वाले मीना को चुप करा देते हैं और माली का अंतिम संस्कार करने उसके शव को ले जाते हैं। रंगा नशे की हालत में लिए अपने फैसले के कारण माली को खो देने के गम में फूट फूट कर रोता है। माली की इस तरह मौत से मीना दुखी और परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है। वह एसआई से इस बारे में डिटेल में छानबीन करने की विनती करती है, पर कोई कंप्लेन न होने की वजह से एसआई इस बात पर गौर नहीं करता और मीना को भी इस मामले से दूर रहने की सलाह देता है। इसके बाद मीना किट्टू के पास चाय पीने आती है और कहती है कि उस दिन माली ने पूरे गांव के सामने दम तोड़ दिया, किसी ने उसकी मदद नहीं की। कम से कम किट्टू, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। किट्टू चुप रहता है कि तभी हेड कांस्टेबल भी वहां आता है। वो मीना को बताता है कि किट्टू की बहन के मरने के बाद से ही इस गांव में लगातार सारी दुल्हन मरती गई। किट्टू की बहन के मरने के कुछ महीनों बाद एक लड़की की शादी इस गांव में हुई। शादी के कुछ ही घंटों के बाद वह लड़की भी खून की उल्टी करके मर गई। इस तरह से काफी सारी लड़कियां मरती गई। गांव के बहुत सारे लोग अपनी बेटियों की शादी करने से डरने लगे। बगल वाले गांव जाकर अपने बच्चों की शादी करने लगे। एक लड़की दूसरे गांव जाकर शादी कर ली और वहीं रहने लगी। जब प्रेग्नेंट हुई तो वापस इस गांव में आई। यहाँ वह अपने बच्चे को जन्म दी। माँ बच्चे दोनों सही सलामत थे। तभी अचानक वह लड़की भी खून की उल्टी करके मर गई। इस गांव ने बहुत सारे ऐसी मौतें देखी थी, जिसके चलते उनका डर श्राप में बदल गया। ऐसे में भला गांव का कौन आदमी तुम्हारी मदद करता। इसी वजह से किट्टू ने भी तुम्हारी मदद नहीं की। एक दिन गांव का प्रेसिडेंट मीना के स्वभाव से प्रेरित होकर वह अपने बेटे के रिश्ते का बात करने उसके घर आता है। वह मीना की माँ से कहता है कि मीना एक धैर्यवान और समझदार लड़की है। मैं उससे अपने बेटे की शादी बगल वाले गांव में बड़ी धूमधाम से कराना चाहता हूँ। मीना की माँ की भी यही ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। मीना भी इस शादी के लिए राजी हो जाती है, पर उसकी एक शर्त होती है कि अगर शादी होगी तो इसी गांव में होगी, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर उसकी माँ और प्रेसिडेंट चौंक जाते हैं। प्रेसिडेंट यह बात अपने बेटे को जाकर बताता है। प्रेसिडेंट का बेटा कहता है कि उसकी बहन ब्रह्मा की शादी होने के बाद ही वह शादी करेगा, और ब्रह्मा भी इस रिश्ते से खुश नहीं होती और वह अपने कमरे में जाकर किसी की शादी की वीडियो देखने लगती है। इधर मीना की माँ उसके इस फैसले से घबराई हुई होती है और मीना से कहती है, यदि तुम्हें शादी नहीं करनी है तो प्रेसिडेंट को मना कर दो। दरअसल मीना इन होने वाले मौतों के पीछे का रहस्य जानने के लिए ऐसा जोखिम भरा फैसला लेती है और अपनी माँ को विश्वास दिलाती है कि उसे कुछ नहीं होगा। मीना और प्रेसिडेंट के बेटे की शादी की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। मीना जब किट्टू की दुकान आती है तब किट्टू कहता है, मैडम, मुझे मालूम है आपको माली की मौत अभी भी सता रही है। आप इस केस की वजह से ही शादी के लिए राजी हुई हैं, लेकिन इसमें आपको जान का खतरा हो सकता है। मीना कहती है, हाँ किट्टू, लेकिन मेरे पास यही एक रास्ता है, सच्चाई को मालूम करने के लिए। मीना शादी से पहले किट्टू को एक काम सौंपती है। इसके बाद मीना गांव के पोस्ट ऑफिस पर जाकर किसी से फोन पर बात करती है। फोन पे वो कहती है, मैं वहां नहीं आ सकती, आप मेरे एड्रेस पर भिजवा दीजिए। तभी पिद्मा अपने बेटे की तरफ से आए लेटर को लेने के लिए वहां आती है। वो मीना से मुलाकात करती है और उसकी शादी के बारे में पूछती है। पिद्मा उसे समझाती है कि बेटा, तुम यहाँ पर शादी क्यों कर रही हो? तुम शहर जाकर अपना जीवन क्यों नहीं बसा लेती? मीना कहती है कि सारे लोग शहर चले जाएंगे तो भला इस गांव में कौन रहेगा? पिद्मा कहती है कि क्या करे बेटा, यही गांव के हालात हैं। मुझे ही देख लो, मेरा बेटा शहर में काम करता है और मैं अपने इस गांव को नहीं छोड़ सकती। वो वहां से लेटर या तो पैसे मेरे पास भेजते रहता है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अपनी नहीं तो अपनी माँ के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? पर मीना नहीं मानती और अपने फैसले पे अड़ी रहती है। अब 2 दिनों के बाद शादी होने वाली होती है, तो सारे गांव वाले मीना और उसकी माँ की मदद करते हैं, क्योंकि दोनों इस गांव में नए होते हैं। मीना की माँ को
यहाँ के रीति रिवाज के बारे में मालूम नहीं होता। गांव वाले ही मीना को रीति रिवाज के बारे में बताते हैं, उसे एक घड़ा देते हैं और घड़े के पानी से त्रिशूल का अभिषेक करने के लिए कहते हैं। मीना ऐसा 3 बार करती है। इसके बाद मीना घड़ा लेकर अपने घर पर चली आती है। गांव के लोग कहते हैं कि तुम्हें शादी से पहले इसी घड़े के पानी से स्नान करना है और जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए तब तक तुम्हें कुछ नहीं खाना है। उसी शाम मीना मंडप पर बैठती है। पुजारी उसे साड़ी पहनने के लिए देता है। उसी वक्त प्रेसिडेंट अपने घर का पुश्तैनी हार मीना को देता है, लेकिन ब्रह्मा को यह ठीक नहीं लगता। वो कहती है कि पापा, यह मेरी माँ का हार है, आप उसे नहीं दे सकते। प्रेसिडेंट कहता है कि अब यह हार मीना का हो चुका है। मीना अब हमारी होने वाली घर की बहू है, तुम चुपचाप वहीं खड़ी रहो। थोड़ी देर के बाद एक औरत और मीना की माँ आकर मीना को बुलाने लगते हैं। मतलब कि मीना साड़ी चेंज करने के लिए कमरे में गई होती है, पर काफी देर हो जाने के बाद भी बाहर नहीं आती। बार बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी मीना की तरफ से कोई आवाज नहीं आता। मीना की माँ घबरा जाती है कि तभी किट्टू आकर दरवाजा खटखटाने लगता है। कहता है कि मैडम, आप जल्दी से दरवाजा खोलिए। तब जाकर मीना दरवाजा खोलती है। किट्टू मीना को एक लेटर देता है, जिसके बाद ही मीना मंडप में बैठती है। प्रेसिडेंट का बेटा मीना के गले में मंगलसूत्र बांधने ही वाला होता है कि तभी मीना खून की उल्टी करने लगती है। वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। ऐसी हालत में मीना किट्टू को कुछ इशारा कर रही होती है, तो किट्टू जल्दी से एक वैद्य के पास जाकर एक जड़ी बूटी के बारे में पूछता है। वह दवाई लेने के बाद जल्दी से मीना के पास आता है और उसे पिलाता है। तब जाकर मीना की जान बचती है। इसके बाद सारे लोग मीना को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहां डॉक्टर कहते हैं कि मीना की जान खतरे से बाहर है। आयुर्वेदिक दवा लेने की वजह से जहर बॉडी में ज्यादा नहीं फैला। मीना जब पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो वह अपने ही एसआई के पास आकर कंप्लेंट करती है कि मुझे इस गांव में किसी ने जान से मारने की कोशिश की है। एसआई पूछता है, तुम तो कंप्लेंट कर दोगी, पर हम किस आधार पर इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मीना एसआई को 2 रिपोर्ट देती है, एक खुद की ब्लड रिपोर्ट और दूसरी माली की ब्लड रिपोर्ट। दोनों के ही ब्लड में एक ही तरह का जहर मिलता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि अब तक इस गांव में जितनी भी लड़कियां मरी वह किसी श्राप की वजह से नहीं, बल्कि उन्हें किसी ने जानबूझकर जहर देकर मारा है। वो दरिंदा अभी भी इसी गांव में घूम रहा है। जिसके बाद एसआई इस केस का इन्वेस्टिगेशन मीना को सौंप देता है और अपनी तरफ से हर संभव मदद करने का आश्वासन भी देता है। इसके बाद मीना जब अपने घर पर आती है तो देखती है कि उसकी माँ कपड़े पैक कर रही है। वह मीना से कहती है कि हम लोग जल्दी से इस गांव से निकल जाएंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या तुम इस गांव में रहना चाहती हो? मीना अपनी माँ को सब कुछ समझाती है कि यह गांव कोई श्रापित नहीं है, कोई हत्यारा है जो उन लड़कियों को मार रहा है और मुझे उसे हर हाल में पकड़ना है। लेकिन मीना की माँ नहीं मानती और कहती है, तुम इस गांव से जब तक नहीं निकलोगी तब तक मुझसे बात मत करना। इस तरह से वो मीना से बात करना बंद कर देती है। इसके बाद मीना पूरी तरह से इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। पहले तो मीना मरी हुई सारी लड़कियों के डिटेल्स हासिल करती है, लेकिन मीना को इनमें से कोई भी लीड नहीं मिलता। ऊपर से इनका कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ होता है और ना ही लड़कियों के मरने के बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ होता है। किट्टू कहता है कि मैडम, आप पुरानी बातों को भूल जाइए और आपके साथ क्या हुआ आप हर एक छोटी बातों को याद कीजिए। मीना कहती है कि तुमने देखा ना किट्टू, शादी में ज्यादा लोग नहीं थे और मैंने भी कुछ खाया पिया नहीं, तो वैसे में वह जहर मेरे शरीर के अंदर कैसे आया होगा। लेकिन हाँ, मुझे एक बात याद आई। पूजा के वक्त मैंने थोड़ा पानी पिया था और वह पानी पिलाने वाली कोई और नहीं, ब्रह्मा थी। और वैसे भी ब्रह्मा इस शादी से खुश नहीं थी। किट्टू कहता है कि मैडम, हर शादी में ब्रह्मा दुल्हन के पास ही जाकर बैठा करती थी। किट्टू मीना से कहता है कि क्या हम सीधा ब्रह्मा से पूछताछ नहीं कर सकते। मीना कहती है, इसके लिए हमें कुछ और ठोस सबूत चाहिए। उसी रात किट्टू मीना को प्रेसिडेंट के घर ले जाता है। चोरी छुपे दोनों ब्रह्मा के कमरे में जाते हैं। उस वक्त प्रेसिडेंट और ब्रह्मा दोनों घर पर नहीं होते। कमरे में मीना को एक वीडियो कैसेट मिलती है। जब मीना उस कैसेट को प्ले करती है तो यह ब्रह्मा की शादी की कैसेट होती है। इस कैसेट को देखने के बाद दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं कि ब्रह्मा की शादी कब हुई और यह वीडियो कब बना। उसी वक्त प्रेसिडेंट का बेटा और ब्रह्मा कमरे में आ जाते हैं।
मीना और किट्टू को वहां देखकर वह बरस पड़ता है। मीना कहती है कि मेरे केस में ब्रह्मा प्राइम सस्पेक्ट है। मीना ब्रह्मा से कहती है कि पूजा के समय तुमने ही मुझे पवित्र पानी पीने को दिया, शायद उसी में तुमने जहर मिलाया होगा। ब्रह्मा कहती है कि वह पानी मुझे तुम्हारी माँ ने ही दिया था तुम्हें पिलाने के लिए। यह सुनकर मीना चौंक जाती है और प्रेसिडेंट से माफी मांगकर वहां से चुपचाप चली जाती है। इसके बाद मीना अपनी माँ के पास जाकर इसके बारे में पूछती है। उसकी माँ भी यही कहती है कि हाँ, उस पवित्र जल को मैंने ही ब्रह्मा को दिया था, उस जल को तो मैंने भी पिया। मीना समझ जाती है कि इसका मतलब उस जल में जहर नहीं था। उसी वक्त प्रेसिडेंट मीना के घर आकर शादी तोड़ने की बात करता है। मीना भी इसके लिए राजी हो जाती है। मीना प्रेसिडेंट से उस कैसेट के बारे में पूछती है कि सारे गांव वाले तो यही समझ रहे हैं कि ब्रह्मा की शादी नहीं हुई है, तो फिर उसकी शादी की कैसेट कैसे आई। प्रेसिडेंट उसे बताता है कि मेरी बेटी एक नीची जाति के लड़के से प्यार करके उससे शादी करना चाहती थी। मैंने अपने आदमियों की मदद से उस लड़के को गांव से भगा दिया। इसी वजह से मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। एक तरफ से देखा जाए तो मैंने खुद ही अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी बेटी जिद्दी है, पर वो किसी को मार नहीं सकती। अगले दिन मीना जब पुलिस स्टेशन आती है तो एसआई उसे उसका ट्रांसफर लेटर थमा देता है। यह देखकर मीना चौंक जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। एसआई कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से ऑर्डर है। अपने अचानक इस ट्रांसफर के बारे में पता करने वह हेडक्वार्टर जाती है, जहां उनके पहचान के चाचा जी से इस बारे में पता लगाने को कहती है। पता चलता है कि उसका ट्रांसफर कोई और नहीं, गांव का ही वो लकड़ी कारखाने का मालिक नरसैया ने कराया होता है। मीना सोच में पड़ जाती है कि भला नरसैया को मुझसे क्या समस्या हो सकती है, उसने मेरा ट्रांसफर भला क्यों कराया। किट्टू मीना से कहता है कि गांव के श्रापित होने से किसी को फायदा हो या ना हो, पर नरसैया को इससे बहुत फायदा है। इस डर का फायदा उठा के नरसैया ने गांव वालों की जमीन जायदाद कौड़ियों के भाव में खरीदता आया है। कहीं गांव में ये डर उसने ही तो नहीं फैलाया। मीना किट्टू को बताती है कि जब फॉरेंसिक में जाकर उसने माली के ब्लड का टेस्ट करवाया तो उसके ब्लड में जड़ी बूटी नहीं बल्कि कोई इंग्लिश पॉइजन पाया गया था, जिसे लैब में तैयार किया जाता है, जिससे मीना अनुमान लगाती है कि नरसैया ही शहर में जहर बनवाकर यहाँ की गांव की लड़कियों को मार रहा है। पर गौर करने वाली बात यह है कि मेरी शादी की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। हत्यारे के पास ज्यादा समय था, लेकिन माली के केस में हत्यारे के पास इतना समय नहीं था कि वो इतनी जल्दी शहर से जहर लाकर माली को मार सके। मीना किट्टू से कहती है कि तुम पता लगाओ कि माली के मौत से पहले क्या रात में नरसैया गांव से बाहर गया था या नहीं। इस केस को सॉल्व करने के लिए मेरे पास केवल एक ही हफ्ता है। जैसे तैसे किट्टू नरसैया से मिलता है और पता लगाता है कि उस रात वो किसी काम से शहर गया हुआ था। अब मीना और किट्टू नरसैया को हिरासत में लेने के लिए ठोस सबूत की तलाश में आधी रात नरसैया की फैक्ट्री में जाते हैं, जहां मीना को कुछ दवाइयों के पैकेट मिलते हैं। मीना उस पैकेट को लेकर अगले दिन एसआई के पास जाती है और कहती है कि सर, ये दवाइयों का पैकेट हमें नरसैया के फैक्ट्री से मिला है, जिसका उपयोग कर वो गांव की लड़कियों की हत्या कर रहा है। आप उसे हमें गिरफ्तार करने का ऑर्डर दीजिए। एसआई कहता है कि मीना, नरसैया बहुत बड़ा आदमी है, उसे गिरफ्तार करने के लिए ये सबूत काफी नहीं है। तब मीना और किट्टू एसआई को एक और बात बताते हैं कि जब नरसैया की फैक्ट्री में वो गए थे तब वहां नरसैया ने रंगा को कुर्सी में बांध रखा था और अपने आदमियों से उसे खूब पिटवा रहा था कि वो अपना घर जमीन नरसैया के नाम कर दे। नरसैया और उनके आदमियों के जाने के बाद मीना और किट्टू रंगा को होश में लाते हैं और उसे वहां से छुड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। मीना एसआई से कहती है कि हम नरसैया को रंगा की अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर सकते हैं और विक्टिम रंगा भी हमारे साथ है। जिसके बाद मीना नरसैया को गिरफ्तार कर थाने ले आती है। तभी नरसैया की पत्नी लॉयर के साथ आती है। लॉयर मीना से पूछता है कि आपके पास क्या सबूत है कि नरसैया ने रंगा को मारने की कोशिश की है, क्या किसी ने एफआईआर दर्ज कराई है। तभी रंगा को थाने में लाया जाता है। मीना रंगा को नरसैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को कहती है, पर अफसोस रंगा नरसैया के डर से एफआईआर दर्ज नहीं कराता और अपनी जुबान से मुकर जाता है। वह कहता है कि नरसैया निर्दोष है, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। रंगा के इस बयान के बाद मीना को मजबूरन नरसैया को छोड़ना पड़ता है, पर वो नरसैया से पूछती है
कि ये दवाइयों का पैकेट तुम्हारी फैक्ट्री में मिली है। इस जहर से तुम क्यों लड़कियों की जान ले रहे हो? नरसैया सबके सामने उस दवाई को पानी में मिलाकर अपने लॉयर को पीने के लिए कहता है। लॉयर डरते हुए वह पानी पी जाता है, पर हल्की सी उल्टी होने के अलावा उसे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद नरसैया मीना से कहता है कि ये दवाई लकड़ियों को दीमक से बचाने के लिए उपयोग की जाती है, पर आज तुमने जो किया वो ठीक नहीं था। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ड्यूटी के बाद जब मीना अपने घर वापस जाती है तो देखती है कि कुछ लोग उसके घर का सामान बाहर फेंक रहे होते हैं। दरअसल नरसैया मीना से बदला लेने के लिए वह मकान खरीद लेता है और उस घर का मालिक बन मीना को घर से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद किट्टू मीना से कहता है कि मैडम, जब तक नए घर का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक आप और माँ जी मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। अगले दिन मीना पोस्ट ऑफिस जाकर अपने चाचा को फिर कॉल करती है और किसी शख्स के बारे में पता लगाने को कहती है। मीना के चाचा पता लगाने के बाद मीना को बताते हैं कि वह शख्स किसी दूसरे गांव में शिक्षक की नौकरी कर रहा है। मीना चाचा से कहती है कि किसी तरह आप उसे गांव में ले आइए। चाचा कहते हैं वह इस गांव में आने से डर रहा है। जब मीना फोन का पैसा देने जाती है तो वह देखती है कि यहाँ के सारे कॉल्स और आने व भेजने वाले चिट्ठियों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। चूंकि गांव में जब भी किसी की शादी होती है तो पहला न्योता का कार्ड मंदिर में देवी को चढ़ाया जाता है। मीना पुजारी से उन कार्डों को मांगती है और मरी हुई लड़कियों के शादी वाले डेट के दिन गांव से फोन किए गए सारे नंबरों पे कॉल करती है, पर इससे उसे कुछ खास पता नहीं चलता। पर जब माली और रंगा के शादी वाले दिन किए गए कॉल वाले नंबर पे जब वो पता करती है तो उनमें से एक नंबर किसी लैब में काम करने वाले का होता है। उस नंबर की डिटेल निकालकर मीना किट्टू को रामड़ा नाम के शख्स के बारे में पता करने के लिए उस लैब में भेजती है। इधर मीना प्रेसिडेंट के घर एक आदमी के साथ आती है। उस आदमी को देखकर ब्रह्मा खुश हो जाती है। दोस्तों, ये वही शख्स होता है जिसके बारे में मीना अपने चाचा को पता लगाने के लिए कहती है, जो इस गांव में आने से घबरा रहा होता है। ये कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मा का बॉयफ्रेंड होता है, जिससे वह प्यार करती है और शादी करना चाहती थी, पर उसके पिता उनकी शादी नहीं होने देते। पर प्रेसिडेंट को अपने इस किए पे पछतावा होता है और मीना को धन्यवाद देते हुए कहता है कि आज तुम्हारे कारण मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका मिला। ब्रह्मा अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं शादी इसी घर में और इसी गांव में करूंगी। पर प्रेसिडेंट बेटी की जान की डर से इस बात से राजी नहीं होता, पर मीना उन्हें मना लेती है और फिर पूरे रीति रिवाज के साथ ब्रह्मा की शादी की शुरुआत होती है। इधर किट्टू रामड़ा का पता करते हुए लैब तक पहुंच जाता है, पर आश्चर्य, रामड़ा किट्टू को देखकर वहां से भाग जाता है। किट्टू उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, पर रामड़ा किट्टू को बांधकर उससे बच के निकलने में कामयाब हो जाता है। इधर ब्रह्मा की शादी का कार्यक्रम शुरू होता है, पर प्रेसिडेंट डरा होता है कि कहीं सबकी तरह उसकी बेटी की भी जान न चली जाए। मीना प्रेसिडेंट को कहती है कि सर, मेरे सामने 3 सस्पेक्ट सामने निकल कर आए हैं। पहला है हमारा ही हेड कांस्टेबल। जिस दिन माली मरी थी उसी रात उसने किसी के पास इस गांव से किसी दूसरे शहर में कॉल किया था। मैंने इसके बारे में पता करवाया तो मालूम पड़ा कि उसी दिन हेड कांस्टेबल की बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। इसी सिलसिले में उसने कॉल किया था। दूसरा सस्पेक्ट है पुजारी जी। तभी किट्टू वहां पहुंच जाता है और उसके साथ जो वाकया हुआ उस बारे में मीना को बताता है। इधर ब्रह्मा की शादी संपन्न हो रही होती है कि तभी किट्टू की नजर ऊपर खिड़की से झांक रहे एक संदिग्ध आदमी पे पड़ती है, जो छिपकर इस शादी को देख रहा होता है। वह उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और किट्टू उसे धर दबोचता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि रामड़ा होता है, जो कि इस बार किट्टू से बच नहीं पाता। किट्टू उसे सबके सामने ले जाता है और कहता है कि ये रहा वो कातिल जिसने उन सभी लड़कियों को जहर देकर उनकी हत्या की है। मीना किट्टू से कहती है कि किट्टू, ये तो केवल जहर बनाने का काम कर रहा था और पोस्ट के जरिए ये जहर शहर से गांव तक पहुंचाता था। जहर देने का काम किसी और का था। वास्तव में रिवाज के तौर पर जिस घड़े के पानी से दुल्हन स्नान करती थी उसी पानी में यह जहर मिलाया जाता था, जिसके नहाने के कुछ समय बाद दुल्हन को उल्टी होती और उसकी मौत हो जाती थी। मीना ब्रह्मा को स्नान करने से रोकती है और उस घड़े का पानी लेकर आती है और रामड़ा से कहती है कि बता, तू किसके कहने पे ये जहर बनाकर यहाँ तक पहुँचाता था।
नहीं तो इस घड़े के पानी से तुझे नहला दूंगी। तभी गांव की पिदमा आकर उस पानी से भरे घड़े को दूर फेंक देती है। पता चलता है कि रामणा कोई और नहीं, पिदमा का ही बेटा होता है। तब पिदमा अपनी पूरी कहानी सबके सामने सुनाती है। दरअसल गांव में जब भी कोई शुभ कार्य होता था तो सबसे पहले पिदमा को ही बुलाया जाता था। उसके ही हाथों से रीति रिवाज की शुरुआत होती थी। एक दिन किसी एक्सीडेंट में पिदमा की पति की मृत्यु हो जाती है, जिससे पिदमा विधवा हो जाती है। जिसके बाद कल तक किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले पिदमा को बुलाया जाता था, पर उसके विधवा होने के बाद अब उसे कोई पूछता भी नहीं। यदि गलती से वो किसी शुभ कार्य में चली जाए तो सब इसे अपशगुन कहते और उसे वहां से भगा दिया जाता था। ये सब पिदमा का बेटा रामणा भी देख रहा होता है। वो अपनी माँ को जहर की पुड़िया देता है और कहता है कि माँ, अब तुम्हारे बिना इस गांव में एक भी शुभ कार्य नहीं होगा। पिदमा वो जहर दुल्हन के स्नान करने वाले पानी से भरे घड़े में मिला देती है, जिसके कारण उस पानी से स्नान के बाद दुल्हन मर जाती है, जिसे देखकर पिदमा बहुत खुश होती है। दरअसल गांव वालों द्वारा उसके साथ हो रहे इस व्यवहार का बदला वो इस तरह दुल्हन को मारकर ले रही होती है। पिदमा के किए इस संगीन जुर्म का कानून तो सजा देगा ही। गांव वाले भी पिदमा के इस कृत्य का घोर निंदा करती है। मीना गांव वालों पे बरस पड़ती है कि तुम्हारे अंधविश्वास ने एक नेक दिल औरत को राक्षस बना दिया, और पिदमा से भी कहती है कि मेरे भी पिताजी नहीं है, पर मेरी माँ ने तो किसी की जान नहीं ली। आपने बिना वजह उन बेगुनाहों की हत्या की। आपने अपनी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसी दौरान पिदमा अपने पास रखे उस जहर को खाकर आत्महत्या कर लेती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।